हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग पॉइंट पे। मैं हूँ शायर फर्दी और आज जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। जैसे कि पिछले क्लास में आपको पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में जो जो मैथ के उसमें सवाल जो आते हैं वो डिटेल्स के साथ डिस्कशन किया था। आज जो मैं आपको वो सभी टॉपिक्स के बारे में जो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वन बाय वन करके, मतलब पहले उसका मैं बेसिक पढ़ाऊंगा आपको, और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद उन उन चैप्टर से आपको जो सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं वो पढ़ाऊंगा। फिर आप उसके बाद जो है कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको कराऊंगा। यानी कि मैं पहले आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा ताकि आपको एक एक पॉइंट आपके समझ में आए। और चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उस चैप्टर से रिलेटेड, मतलब सीटेट ने जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चन का डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद जो है कुछ प्रैक्टिस आपको कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है मैं आपको एक, जैसे में कि मैं सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहा था, वहाँ पे एक टॉपिक था नंबर सिस्टम के बारे में। याद है आपको इसके बारे में? नंबर नंबर सिस्टम, जिसको आप हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। तो ये एक हमारा एक चैप्टर है जिसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं। अब इस नंबर सिस्टम के अंदर बहुत से सब टॉपिक्स है, उसको भी हमको कवर करना है। तो सबसे पहले हम जो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत, जैसे एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको आप हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। यानी कि जो नंबर सिस्टम को हम जो पढ़ेंगे उसमें आता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है, सम्मिश्र संख्या जो होता है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। आप पढ़े होंगे, जिसमें एक भाग जो आपका होता है वो रियल नंबर होता है। कौन सा नंबर नंबर रियल नंबर। और एक भाग होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। और इसको हिंदी में कहते हैं काल्पनिक काल्पनिक संख्या। आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि कौन सा रियल नंबर होता है, कौन सा इमेजिनरी नंबर होता है, फिर इनके जो पार्ट्स होते आएंगे उनके बारे में भी आपके साथ डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आज आपको नंबर सिस्टम के पार्ट्स पढ़ने के बाद इसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कि इसको एक बार आप पढ़ लेंगे तो इनसे रिलेटेड जितने भी सवाल आपके सीटेट में पूछे जाते हैं वो सभी का सभी सवाल आपसे आसानी के साथ बन जाएगा। बस इस जो ये जो वीडियो है इसको आप शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें, एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करें। चलिए, सबसे पहले आपका है कि रियल नंबर। नाम से ही आता है कि वास्तविक संख्या, और यहाँ पर है काल्पनिक संख्या। जो संख्या वास्तव में हो, जिसका इस्तेमाल हम अपने लाइफ में करते हैं, वो संख्या वास्तविक संख्या होता है। और जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं, या फिर सोच बहुत ही रेयर केस में सोचते हैं, जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं। जो मेरे पास एक चीज़, एक ऐसी वस्तु है जो मेरे पास हकीकत में है, और एक वस्तु ऐसी है जो मेरे पास नहीं है, हम उसके बारे में सोचते हैं। तो जो मेरे पास मौजूद है प्रेजेंट में, अभी जो मेरे पास है, उसको हम वास्तविक कहते हैं। और जो मेरे पास प्रेजेंट में नहीं है, इसके बारे में हम सोचते हैं या अपने माइंड में एक तरह का कल्पना करते हैं, वो काल्पनिक आता है। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल भी होगा, अगर ये नंबर्स है तो एग्जाम्पल क्या होगा। अब वास्तविक संख्या वो होता है जिसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक स्केल है, स्केल में अब मान लीजिए कोई संख्या रेखा हुआ, इस संख्या रेखा में ये 0 है,
इधर जाएंगे दाहिने तरफ तो 1 होगा, +1 +2 +3 +4। पीछे की ओर आएंगे तो -1 -2 -3 हो जाएगा। इस तरह से आपका हो जाएगा। यानी कि वे सभी संख्याएं जिसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसको वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा नहीं सकते हैं, जिसके बारे में सिर्फ आप इमेजिन करते हैं, जिसके बारे में सिर्फ कल्पना करते हैं, उसको आप काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब ये काल्पनिक संख्या क्या होगा, जैसे कि एक आता है काल्पनिक संख्या में जिसको हम आई कहते हैं, यानी कि आई बराबर क्या होता है, आयोटा होता है। यानी कि ये आयोटा जो बराबर होता है वो √-1 के होता है। इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना है। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल होगा। फिलहाल जो हमको पढ़ना है वो रियल नंबर के बारे में पढ़ना है। ये काल्पनिक नंबर के बारे में हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि इससे कोई भी सवाल आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संख्या क्या होती है कि वे संख्याएं जिसको आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं वो संख्याएं रियल नंबर कहलाता है या फिर वास्तविक संख्या कहलाता है। अब अगर हम आगे बढ़ें, इस वास्तविक संख्या के बाद रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है, इसके भी कुछ पार्ट होते हैं। हम इसके पार्ट को पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके पार्ट क्या है, जो रियल नंबर होता है इसके भी मेनली 2 पार्ट है। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इर्रेशनल नंबर। इसको रेशनल को हिंदी में कहेंगे परिमेय संख्या, और इर्रेशनल को कहेंगे अपरिमेय संख्या। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो आपका एक एक पॉइंट जो है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो रियल नंबर जो होता है उसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, जिसको आप हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और इसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब रहा कि परिमेय संख्या क्या होता है, कि वे संख्या जिसको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो होगा ये q का मान जो होगा वो 0 यानी कि बराबर 0 नहीं होगा। यानी कि q का वैल्यू जो होगा वो 0 नहीं होगा। यानी कि वे संख्या जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर q का मान 0 आ जाएगा तो फिर आपका अपरिभाषित हो जाएगा, जिसको आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। यानी कि वे सभी संख्याएं जिसको आप मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाएगा। और यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या क्या है, जिसको आप p/q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, √5 हो जाएगा, मान लीजिए रूट आपका 7 है। ये सभी संख्याएं जो है इसको आप हल करने के बाद, जब √3 को आप हल करेंगे √2 भी आ जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद इसका हल नहीं होगा, पूरा का पूरा हल इसको आप नहीं कर सकते हैं। और जब इसको हल नहीं करेंगे यानी इसको आप p/q के रूप, क्योंकि हल होने के बाद इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। जब भी आपका हल नहीं होगा तो इसको आप p/q के रूप में लिख नहीं पाएंगे, इसीलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कुछ एक पॉइंट और भी आता है, जैसे कोई संख्या आपका पॉइंट के बाद वो चलते रहता है, बहुत इन्फिनाइट तक वो चलते रहता है, तो वो भी आपका अपरिमेय संख्या की गिनती में आएगा। तो समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पर कि परिमेय संख्या वो होता है जिसको आप p/q के रूप में लिखेंगे, लेकिन ये q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर 0 आ जाएगा तो फिर वो अपरिभाषित हो जाएगा। अगर हम इसमें कुछ एग्जाम्पल को लेंगे, क्या आ जाएगा परिमेय संख्या में, जैसे 5/3, क्या ये परिमेय संख्या है? तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। इसको मैंने p/q के रूप में लिखा है। 5 क्या है, p है, 3 क्या है, q है। अगर कोई एक संख्या आपका 2 आ जाएगा तो क्या परिमेय संख्या है, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है। अगर कोई संख्या -8 हो जाएगा
तो क्या ये भी परिमेय संख्या है? तो हाँ, ये भी है। अब आपके मन में सवाल पैदा होगा कि सर यहाँ पे तो p हमको नजर आता है, यहाँ भी p हमको नजर आ रहा है, यहाँ भी हमको p नजर आ रहा है, लेकिन आपका q कहाँ गया? तो अगर यहाँ बटे के रूप में कुछ नहीं, इसका मतलब 1 छुपा होता है। क्या होगा? 1 छुपा होगा। इसलिए यहाँ पर जो ये सभी संख्याएं 5/3 है, 2 है, -8 है, ये सभी संख्याएं जो होता है ये परिमेय संख्या होता है। इसको आप परिमेय संख्या कहते हैं। अगर वहीं पे हम कुछ एग्जाम्पल और ले लें, जैसे कि आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर आपका एग्जाम्पल और आ जाएगा, एग्जाम में पूछ लेगा √4, √9, √16। क्या आप बता सकते हैं कि ये संख्या जो है ये परिमेय संख्या है या फिर आपका अपरिमेय संख्या है? तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने के बाद क्या इसको आप हल कर पा रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि इसको आप हल कर पा रहे हैं। हल कैसे कर पाएंगे? √4 को जब हल करेंगे तो इसका वैल्यू 2 आ जाएगा, √9 को हल करने पर 3 आ जाएगा, √16 को हल करने पर 4 आ जाएगा। तो अब हमको ये बताइए, क्या ये 3, 2, 3, 4 जो है क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? तो बिल्कुल ये परिमेय संख्या है। इसीलिए अगर आपका क्वेश्चन में आ जाए √4, √9 इस तरह का जिसको आप हल कर सकते हैं, तो वो सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएगा। लेकिन जिस रूट को आप हल नहीं कर पाएंगे वो संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कहां तक आए? यहाँ पर रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर। तो समझ में आपको दोनों आ गया कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या आता है। अब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं रेशनल नंबर के बारे में। इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। अब इसको भी जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट हो जाएगा? एक हो जाएगा आपका इंटीजर, इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। क्या कहेंगे हिंदी में? पूर्णांक। रेशनल नंबर एक आपका आ जाएगा इंटीजर आपका आ जाएगा, और एक जो आ जाएगा इसका एक भाग फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब देखिए, जब परिमेय संख्या के बारे में पढ़ रहे थे तो परिमेय संख्या में कुछ एग्जाम्पल आपका क्या था, जैसे 2 था, 3/4 था, -8 था, ठीक है, -8/7 था, कुछ इस तरह की संख्याएं थी। तो अब यहाँ पर जो है ये संख्याएं 2 भाग में डिवाइड हो रहा है। एक तो हो रहा है आपका इंटीजर में हो रहा है, एक आपका फ्रैक्शन में हो रहा है। फ्रैक्शन का मतलब ही भिन्न होता है, यानी कि ये संख्याएं जो है इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे, यानी कि जो संख्याएं भिन्न के रूप में होगा उसको हम अलग कर लेंगे, जो संख्याएं भिन्न के रूप में नहीं होगा वो आपका इंटीजर की गिनती में आ जाएगा। समझ में आपको आ रहा है? तो अब यहाँ पर जो इंटीजर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीजर पूर्णांक किसको बोलेंगे? 2 आपका इंटीजर हो जाएगा, ठीक है, -8 हो जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। उसके बाद आप बोलेंगे अगर 4 इंटीजर आ जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो है इसको हम इंटीजर की गिनती में लेके आएंगे, यानी इसको हम पूर्णांक कहेंगे। लेकिन वो संख्या जो आपका 3/4 है, आपका -8/7 है, क्या ये भिन्न के रूप में नहीं है? क्या बटे के रूप में नहीं है? तो हम देख रहे हैं कि ये संख्याएं जो है ये भिन्न के रूप में है, बटे के रूप में है, इसलिए ये संख्याएं फ्रैक्शन में यानी कि भिन्न की गिनती में आ जाएगा। और जो आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा वो सभी संख्याएं इंटीजर में आपका आ जाएगा। समझ गए? अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया कि इंटीजर क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है। अब यहां देखते हैं कि इंटीजर को भी जनरली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको इंटीजर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इंटीजर 2 पार्ट क्या हो जाएगा, यहां पर एक आ जाएगा नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, एक आपका आ जाएगा होल नंबर। नेगेटिव मतलब
ऋणात्मक संख्या, और होल नंबर मतलब इसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए कि यानी कि जो इंटीजर होते हैं, इंटीजर को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्योंकि अभी आपने इंटीजर में देखा कि कुछ संख्याएं जो है वो नेगेटिव में भी था, कुछ संख्याएं आपका पॉजिटिव में भी था। तो इसमें जो है इसलिए हम इंटीजर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। यानी कि इंटीजर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसमें इंटीजर में अगर हम स्केल एक बनाएं, इसके लिए स्केल आप बना सकते हैं, जैसे 0 हो गया, 1 2 3 4 चलते रहेगा, ये -1 -2 -3, ये सभी संख्याएं जो है ये आपका इंटीजर हो जाएगा। लेकिन इसमें फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन जो आपका होता है वो एक अलग होता है, जो आपका बटे के रूप में लिखा होगा। लेकिन ये सभी संख्याएं जो है वो आपका इंटीजर होगा, यानी पूर्णांक होगा। हम जो पूर्णांक को जो दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं, इसमें एक नेगेटिव संख्या भी है, नेगेटिव इंटीजर भी है, और आपका होल नंबर भी है। अब नेगेटिव में क्या आएगा कि जो संख्याएं नेगेटिव में माइनस में है वो सभी संख्याएं नेगेटिव इंटीजर कहलाएगा। कौन? कि जो नेगेटिव में है, जिसके पहले माइनस का चिन्ह लगा हुआ है वो नेगेटिव में है, इसीलिए ये सभी संख्याएं जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव संख्या होगा। लेकिन माइनस को छोड़ करके बाकी जितनी भी संख्याएं बचता है, जैसे 0 1 2 3 4, ये सभी संख्याएं होल नंबर यानी पूर्ण संख्या की गिनती में आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? यानी कि इंटीजर जो होता है, इंटीजर नेगेटिव और होल नंबर मिला करके होता है। जो संख्या नेगेटिव में होगा उसको हम नेगेटिव इंटीजर कहेंगे, और बाकी जो संख्या बचेगा 0 से लेकर के 0 भी शामिल होगा, 0 1 2 3, वो सभी संख्या मिला करके होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बनाएगा। आई होप कि यहाँ तक जो बातें हैं पूरा आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है, अब देखिए यहाँ तो आपका नेगेटिव समझ में आ गया कि जितनी भी संख्या माइनस में होगा वो सभी आपका नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा 0 1 2 3 जो है, जितनी भी गिनती की संख्या है वो 0 को लेकर के वो जो है एक पूर्ण संख्या होल नंबर आ जाएगा। तो अब जो है होल नंबर के भी कुछ पार्ट्स हैं, वो पार्ट्स क्या है? होल नंबर, जिसको हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए हमने क्या देखा कि होल नंबर में इसके एग्जांपल क्या था? 0 था, 1 था, 2 3 4, ये सभी संख्याएं होल नंबर की गिनती में आ रहा था। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 भी शामिल है और उसके अलावा बाकी संख्याएं भी शामिल है। तो अब जो है होल नंबर जो है इसको भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। दो भाग क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक तो आपका आ जाएगा 0, एक क्या आपका आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और दूसरा जो आपका आ जाएगा 0 के अलावा जो संख्या बचता है, कौन कौन संख्या बच रहा है यहाँ पर? 1 2 3 गिनती की संख्या बच रहा है, और गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पता है ना आपको कि जो 0 के अलावा जो बाकी संख्या यहाँ पे बच रहा है उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। इसको हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और 0 मतलब शून्य। अब तो 0 तो खुद एक इसका एग्जाम्पल 0 ही हो जाएगा, यानी कि होल नंबर जो होता है वो 0 और नेचुरल नंबर इन दोनों को मिला करके पूर्ण संख्या बनता है, यानी होल नंबर आपका बनता है। तो नेचुरल नंबर कौन कौन हो जाएगा? इसकी गिनती में 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 4, ये सभी संख्याएं नेचुरल की गिनती में आ जाएगा। समझ गए? अब यहाँ पर जो है जब ये सभी संख्याएं नेचुरल की गिनती में आ जाएगा, तो अब नेचुरल नंबर को भी हम कई भाग में डिवाइड कर सकते हैं, उसको भी कई पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। वो कौन कौन से पार्ट होते हैं? अब देखिए एक आता है आपका 1, आता है प्राइम नंबर,
फिर एक होता है कंपोजिट नंबर। अच्छा, इससे पहले अब देखिए, हमने जो यहाँ पर इससे पहले जो पढ़ा था यहाँ पर नेगेटिव के बारे में, कि नेगेटिव नेगेटिव इंटीजर के बारे में और आपका होल नंबर के बारे में। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, क्या जीरो जीरो एक संख्या है? तो जीरो जो है, क्या नेगेटिव इंटीजर है या फिर पॉजिटिव इंटीजर है? क्या आपको पता है कि ऋणात्मक संख्या है या फिर धनात्मक संख्या है? तो मैं आपको बता दूं कि जीरो जो है वो ना ही ऋणात्मक है और ना ही वो धनात्मक है। वो ऋणात्मक भी नहीं है, वो क्या आपका है, धनात्मक भी संख्या नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पर जो है नेचुरल नंबर जो आता है, क्या वन आ जाएगा, एक प्राइम नंबर। वन वन को हिंदी में एक कहते हैं, प्राइम नंबर को हिंदी में आभाज्य संख्या कहते हैं, और कंपोजिट को हिंदी में भाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि ये कि नेचुरल नंबर के अंतर्गत एक भी आएगा, प्राइम नंबर भी आएगा और आपका कंपोजिट नंबर भी आएगा, यानी भाज्य संख्या भी आएगा और अभाज्य संख्या भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, हम एक को छोड़ देंगे क्योंकि एक जो है वो ना भाज्य संख्या है और ना ही आपका अभाज्य संख्या है, इसलिए हम एक को यहाँ से अलग कर दिए। कोई आपसे पूछे कि एक क्या है, भाज्य है या फिर अभाज्य है, आप कहेंगे एक भाज्य भी नहीं है और एक अभाज्य संख्या भी नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए, तो भाज्य संख्या कौन होगा और आपका अभाज्य संख्या क्या होगा, यानी कि भाज्य संख्या की श्रेणी में कौन कौन आएगा और अभाज्य संख्या की श्रेणी में कौन आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाज्य, यानी कि जो संख्या भाग लग जाए, जो संख्या भाग लग जाए, और यहाँ पे है अभाज्य, जो संख्या भाग न लगे। अब कौन संख्या जो भाग लेगा और किससे भाग लेगा, किसके बारे में आप पूछ रहा है, यानी कि इसका मतलब यह है कि जो संख्या, अगर हम अभाज्य की बात करें, कि जो संख्या एक से भाग लगे और अपने आप से, यानी कि जो संख्या जो है, यानी कि जो भी आपके पास जो नंबर दिया हुआ रहेगा, जो नंबर एक से कटेगा और अपने आप से कटेगा,
क्या हो गया माइक को? अब यहाँ पर देखिए आप, यानी कि फिर से आ जाएगा क्या, सम संख्या, और एक आ जाएगा विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या, जिसको हिंदी में कहते हैं इवन नंबर, और ये आता है ऑड नंबर की गिनती में आता है। यानी कि जो संख्या आपका 2 से भाग लग जाए उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहते हैं, और जो संख्या 2 से भाग न लगे उसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। इसकी गिनती में कौन आ जाएगा सम संख्या में? 2, 4, 6, 8, 12, तो ये 10 भी हो जाएगा, 12 भी हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं जो आपका देख रहे हैं कि 2 से भाग लग जा रहा है, इसलिए उस संख्या को हम सम संख्या कहेंगे। लेकिन जो संख्याएं 2 से भाग न लगे, 3 हो जाएगा, 5, 7, ये सभी संख्याएं विषम संख्या कहलाएगा। साउंड को क्या हो गया यार, आ रहा है कि नहीं? समझ में आपको आ गया कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है? जो संख्या 2 से पूरा का पूरा भाग लग जाए वो संख्या सम हो जाएगा, और जो संख्या 2 से भाग ना लगे वो संख्या विषम संख्या कहलाएगा। तो फिर से हो सकता है कि पीछे वाला लाइन थोड़ा सा हमको लगता है आवाज़ कहीं पे छूट गया होगा। मैं आपको यहाँ बता रहा था किसके बारे में, बता दूँ यहाँ पर नेचुरल नंबर के बारे में, यानी प्राकृतिक संख्या के बारे में। तो प्राकृतिक संख्या में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्राइम नंबर भी आ जाएगा और कंपोजिट नंबर भी आ जाएगा। तो इसमें जो है, यानी कि आभास संख्या क्या होता है कि जो 1 से कटता है और अपने आप से भाग लगता है उसको हम लोग आभास संख्या कहते हैं। उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लेगा। लेकिन वहीं पे अगर भाज्य संख्या की बात करेंगे तो 1 से लगेगा, अपने आप से लगेगा, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भी वो भाग लग जाएगा, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर कि 2 जो है 1 से भाग लेगा और 2 से भाग लेगा, उसके अलावा 2 किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लेगा। और वही बात करें अगर हम 11 की बात करें तो 11 1 से भाग लेगा और 11 से भाग लेगा, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग नहीं लेगा, इसलिए इसको हम आभास संख्या कहेंगे। लेकिन जब वहीं पे यहाँ पे आते हैं भाज्य संख्या में, तो 4 जो है 1 से ही भाग लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा और 2 से भी लग जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि 1 से भी लग रहा है, अपने आप से भी लग रहा है और उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग लग रहा है, इसीलिए इसको हम भाज्य संख्या कहेंगे। अगर वहीं पे हम अगर 6 की बात करें, 6 1 से भी भाग लगेगा, आपका 6 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, तो ये इसलिए इस संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। समझ में आपको आ गया? तो एक बार फटाफट से हम सभी को रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है? साउंड आ रहा कि नहीं आ रहा है? चलिए अब देखिए, हम लोग थे पहले तो क्या, नंबर सिस्टम, जिसको हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हिंदी में सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसके अंदर अगर 2 आता है, एक रियल नंबर आता है, एक आपका इमेजिनरी नंबर आता है। रियल नंबर वास्तविक संख्या, जितनी भी संख्या जिसको हम लोग वास्तव में देखते हैं, जिसका वास्तव में इस्तेमाल करते हैं, वो वास्तविक संख्या होता है। और इमेजिनरी नंबर वो होता है जिसको हम लोग इमेजिन करते हैं, जिसका हमारे लाइफ में कोई काम नहीं होता है। इसका इस्तेमाल आपका हायर क्लास में होता है, वहाँ पे करेंगे, तो उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। फिलहाल इसको हम लोग यहाँ पे नहीं पढ़ने वाला, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं आते हैं। अब रियल नंबर की बात करें तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रेशनल नंबर, एक आपका इरेशनल नंबर। इसको हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं और इसको हिंदी में अपरिमेय संख्या कहते हैं। वो संख्या जिसको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। अगर Q 0 के बराबर हो जाएगा तो वो आपका अपरिभाषित हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको आप P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं, तो वो संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी इसको आप हल करेंगे, इसको आप हल करने के बाद, इसको तो पहले आप पूरा का पूरा हल नहीं कर पाएंगे, और उसके अलावा जो है जब तक नहीं पूरा का पूरा हल होगा वो तब आपका इसको आप यानी बिना हल किए भी इसको आप पूरा का पूरा को P/Q के रूप में लिख नहीं सकते हैं। समझ गए? अगर वही बात करें, मैं एग्जांपल दिया था कि √9 जो होता है वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी संख्या है रूट में है वो अपरिमेय संख्या है, तो क्या √4 जो होगा वो परिमेय होगा कि अपरिमेय होगा? तो मैंने आपको क्या कहा कि जब आप रूट को हल कर लेंगे तो वो आपका परिमेय संख्या में आ जाएगा, जो आपका हल नहीं होगा वो अपरिमेय आ जाएगा, इसलिए ये क्या होगा, परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
बट अब देखिए परिमेय संख्या जो होता है ये 2 है, 3/4 है, -8 है, -8/7, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्या है। तो इस परिमेय संख्या को भी हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, एक इंटीजर में करते हैं, एक फ्रैक्शन में करते हैं। एक पूर्णांक, इसको हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो पूर्णांक जो होता है, जो यानी कि जो संख्या आपका रेशनल नंबर में आता है, अगर हम भिन्न को हटा दें यानी फ्रैक्शन को हम हटा दें तो बाकी जितनी भी संख्याएं बचेगा वो आपका इंटीजर की गिनती में आ जाएगा। तो इंटीजर में कौन कौन आ जाएगा, -3 है, -2 है, -1 है, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं जो है वो आपका इंटीजर में आ जाएगा। अब इंटीजर में जो है ये पूरी संख्या है। अगर हम 0 के बाद जितनी भी संख्या माइनस में है उसको एक तरफ कर दें तो वो नेगेटिव इंटीजर हो जाएगा, यानी कि वो ऋणात्मक संख्या होगा। उसके अलावा बाकी जो बचता है 0 को लेकर के वो सभी होल नंबर हो जाएगा, वो सभी पूर्ण संख्या हो जाएगा। समझ गए? फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे दिया हुआ है कि होल नंबर जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी संख्याएं होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होता है। अब यहाँ से हम 0 को अलग कर देंगे तो एक 0 बच जाएगा और आपका एक नेचुरल नंबर बच जाएगा, यानी कि 0 को छोड़कर जितनी भी गिनती की संख्या होती है वो सभी नेचुरल नंबर होता है। तो अब यहाँ पर जो है 0 हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा, और नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्या हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या हैं। अब यहाँ प्राकृतिक संख्या को भी हम 3 भाग में लगभग जनरली डिवाइड करते हैं। एक होता है 1, एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है आपका कंपोजिट नंबर। 1 तो आपका 1 जो है ना वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है। तो अब यहाँ पर जो प्राइम नंबर क्या होता है कि जो 1 से कटे यानी आभास संख्या वो होता है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भाग न लगे, उसको हम लोग प्राइम नंबर यानी आभास संख्या कहेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ये सभी आपका आभास संख्या है। उसके अलावा जो 1 से कटे, अपने आप से कटे, उसके अलावा किसी भी अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसको हम लोग कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या कहेंगे। 4, 6, 8, 9। अब यहाँ पे एग्जाम में आपका सवाल आ सकता है कि आप बताइए कि सबसे छोटी सम आभास संख्या क्या होगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि सबसे छोटी जो सम आभास संख्या है वो 2 है। अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी आभास संख्या तो भी आपका 2 हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी सम आभास संख्या तो भी आपका 2 हो जाएगा और सबसे छोटी आभास संख्या भी 2 हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी विषम आभास संख्या, क्या सबसे छोटी विषम आभास संख्या, तो वो आपका 3 आ जाएगा। समझ गए? अगर आपको पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो वो आपका 4 आ जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 4। और सबसे छोटी जो है भाज्य संख्या भी कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। और आपको पूछे कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो वो आपका 9 हो जाएगा। समझ गए? फिर यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है। सम संख्या वो होता है कि जो 2 से पूरा का पूरा कट जाए, जो संख्या 2 से भाग लग जाए वो सम संख्या, और जो संख्या 2 से भाग न लगे वो आपका विषम संख्या होता है। विषम संख्या जैसे कि आपका विषम संख्या क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, 5, 7, 9, 11, 13 ये सभी विषम संख्या होगा। और 2, 4, 6, 8, 9, 8, 10 और 12 ये सभी संख्याएं सम संख्या होगा। आई होप कि ये सभी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और भी कुछ चीज़ें हैं जो अगले क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप बढ़िया से देख लें ताकि इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूज़न आपके अंदर ना रहे। जब हम सवाल को बनाएंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखेंगे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे तो वहाँ पे जो है आपसे सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देख लेते हैं। तब तक के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।